नमस्कार, न्यूज 24 के फेसबुक और यूट्यूब पेज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हूँ। मैं इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ और आज फिर आपके साथ यहाँ पर मौजूद हूँ आपसे सारे डिस्कशंस करने के लिए कोरोना वायरस से रिलेटेड। और जिस तरह से मैं कल एक खुशखबरी लेकर आई थी, आज फिर एक और खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए कि आज अगर आपने देखा हो तो हमारे भारत में दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी से कुछ लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। ये अच्छी खबर है। इधर अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर एक प्रेस रिलीज करी और बताया कि दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी से अच्छे रिजल्ट्स देखे जा रहे हैं। और मुझे लगता है हम सभी के लिए ये बहुत अच्छी उम्मीद की किरण है कि इस तरह से हम लोग जो लोग कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, आईसीयू में हैं, सिक हैं, क्रिटिकल हैं, उनको इस तरह की थेरेपी दे करके उनको बचाया जा सकता है। यानी कि जो मोर्टेलिटी रेट है कोरोना की वजह से, उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है और इसके बारे में मैं आपको और ज्यादा डिटेल में बताऊंगी कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, इसको कैसे यूज करते हैं, पहले कब विश्व में प्लाज्मा थेरेपी को यूज किया गया है, क्या ये नई पद्धति है या पहले भी हमने प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया है। तो ये सारी बातें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी और हमारे श्रोता भी हमसे जुड़ने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले हमसे जो आज जुड़े हैं वो है सूर्य प्रकाश। हेलो भेजा है उन्होंने, आपको भी मेरा हेलो। और बहुत सारे और हमारे श्रोता यहाँ पर आज जुड़ रहे हैं। मुकेश सिंह, नितिन कुमार, धनंजय पायला, कुंदन शर्मा, अजय सिंह, एल के शुक्ला, संजीव यादव, बीके राजा, धनेश कुमार, रवि नेगी, गौरव अरोड़ा जो रोज हमसे जुड़ते हैं, विक्की भोत, कार्तिक रोर, इंटरेस्टिंग नेम है इनका, गोपाल कोत्याल। तो बहुत सारे लोग हमसे यहाँ पर जुड़े और प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले विश्व में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल 1890 में हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी पुरानी पद्धति है। यानी कि कब इतने सालों, 100 साल से भी ज्यादा, देखिए 18वें शतक में इसका इस्तेमाल किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कब से हम इसको यूज करते आ रहे हैं। लेकिन जब भी ऐसा नहीं है कि लगातार इसको यूज करते रहे, लेकिन जब भी ऐसी बीमारियां आई हैं, जब समझ नहीं आया है कि इनका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, जब भी इस तरह की कोई नई बीमारी आई है, तब प्लाज्मा थेरेपी को यूज करके देखा गया। अगर हम बात करें तो 1918 में जो स्पेनिश फ्लू हुआ था, जो एक बहुत बड़ी महामारी थी और जिसमें विश्व के 50 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे और 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। स्पेनिश फ्लू में एक बहुत बड़ा महामारी था और भारत में भी तब बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। इस महामारी की चपेट में आ गए थे वो लोग। तो तब भी इसका इस्तेमाल किया गया था, तब भी प्लाज्मा थेरेपी को यूज किया गया था और तब भी अच्छे रिजल्ट्स उस समय पर मिले थे। उसके बाद अगर आप देखें तो जब सार्स का इन्फेक्शन हुआ था विश्व में 2009 में, तब भी प्लाज्मा थेरेपी को यूज करके देखा गया था। फिर 2012 में जब मर्स का इन्फेक्शन हुआ, तब भी प्लाज्मा थेरेपी को यूज किया गया था और देखा गया था, क्योंकि सार्स, मर्स, ये सब जब इन्फेक्शंस आए थे, ये देखिए, और सार्स और मर्स भी कोरोना वायरस होते हैं। तो ये जब आए तब ये नए वायरस थे, इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, तब हमारे पास इनके लिए भी दवाइयां नहीं थी और तब भी प्लाज्मा थेरेपी को यूज करके देखा गया था। उसके अलावा इबोला भी जो बीमारी है, उसके लिए भी प्लाज्मा थेरेपी को यूज करके देखा गया था। तो ये जितनी भी इस तरह की बीमारियां, इन सब में प्लाज्मा थेरेपी को पहले भी यूज करके देखा जा चुका है। और अभी जब ये एक नया कोरोना वायरस, जिसे अब हम COV-2 बोलते हैं, यानी कि नोवल कोरोना वायरस जो ये है, इसके साथ कोविड-19, इसके साथ भी प्लाज्मा थेरेपी को यूज करके देखा जा रहा है। और खास तौर से हमारे दिल्ली में जो इसके ऊपर प्रयोग चल रहा था, उसमें अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। यानी कि जो मरीज बहुत ज्यादा बीमार हैं, क्रिटिकल हैं, आईसीयू में हैं, तो उनको हम प्लाज्मा थेरेपी दे करके देख सकते हैं और उनमें अच्छा रिजल्ट सामने आ रहा है। इधर हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रमोद कुमार बंगाली, पंकज पाल, थासीना खानन, शशि स्टोन, प्रदीप कुमार। इधर बंशी उपाध्याय पूछ रहे हैं क्या आयुर्वेद के जरिए रिसर्च हो रहा है कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ने के लिए। मुझे लगता है बंशी जी जरूर, अभी इस वक्त सारी पद्धति के लोग जो हैं सभी कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद में क्या रिसर्च हो रही है वो इस तरह से सामने अभी नहीं आई है, जो है किसी प्रिंट मीडिया में या इस तरह से कहीं पे अभी सामने नहीं आई है। तो इसलिए अभी कहना मुश्किल होगा कि क्या रिसर्च वो लोग कर रहे हैं, लेकिन जरूर वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए कोई दवा बना पाए, इसके
लिए कोई प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन बना पाए, यानी कि ऐसी दवा जिसको अगर हम ले तो कोरोना वायरस इन्फेक्शन नहीं हो, क्योंकि उसमें भी बड़े बड़े महारथी और रिसर्चर्स और साइंटिस्ट हैं आयुर्वेद में भी, तो मुझे लगता है कि वो भी ज़रूर कोशिश कर रहे होंगे। इसके साथ हमारे साथ यहाँ पे जुड़ गए हैं हसीन अहमद, चतुर्भुज शर्मा, धर्मेंद्र यादव, कृष्ण बर्मन, थैंक यू, हसीन अहमद और कार्तिक अधिकारी, प्रेम गोडेरा, मुजफ्फर, परवीन कुमार, पीके दास, इधर राहुल चौधरी, इधर पीके दास, जी हाँ मैं स्वाति ही हूँ, वो पूछ रहे हैं कि क्या मैं डॉक्टर स्वाति हूँ, जी हाँ। इधर मेनुका विश्वकर्मा, जानकी सूर्या, सचिन वाशने, अखिलेश त्रिपाठी, बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं। देखिए, जब प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, और अभी खास तौर से जब कोविड-19 के लिए जब चाइना में सबसे पहले कोरोना वायरस का संक्रमण फैला, तो उन्होंने भी प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया। 15 पेशेंट्स पर एक स्टडी भी आई थी चाइना की तरफ से, जहां उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, उन्होंने भी अच्छे रिजल्ट देखे। उधर अमेरिका में भी प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर ट्रायल चल रहा है, ब्रिटेन में भी प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर ट्रायल चल रहा है, और हमारे भारत में भी ICMR ने, जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट है मेडिकल रिसर्च का, उन्होंने भी अपनी गाइडलाइंस इशू करी हुई हैं प्लाज्मा थेरेपी को लेकर। तो कोई भी डॉक्टर अगर, और कोई भी हॉस्पिटल सेटअप अगर भारत में प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर स्टडी करना चाहता है, ट्रायल करना चाहता है, तो ICMR ने उसकी गाइडलाइंस इशू करी हुई हैं ऑलरेडी कि आप ये गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है और इस तरह से आपको इस पर ट्रायल करना है, प्लाज्मा थेरेपी देनी है। उसी के बेसिस पे दिल्ली में भी उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए दिल्ली में भी पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी दी गई। अभी केरला में भी, कर्नाटका में भी, गुजरात में भी, पंजाब में भी इसके ऊपर ट्रायल्स चल रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी का। वो लोग भी यूज करके देख रहे हैं कि क्या इससे जो मरीज हैं उनमें फायदा होता है या नहीं होता है। इधर हमारे साथ सुशीला चौरारिया जुड़ गई हैं, ऋषि मिश्रा, वसीम खान, एक और हमारे पास प्रश्न भी नहीं आ रहा है। देखिए, हमारे साथ कार्तिक रॉर जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि वो 12वीं कक्षा में हैं और पता नहीं एग्ज़ाम कब तक होगा, और वो कह रहे हैं कि पिछले 2 साल से मैंने बहुत मेहनत भी करी है। जी हाँ, बिल्कुल हम समझ सकते हैं। इस वक्त जितने भी स्टूडेंट्स हैं 10th के, 12th के, वो सब बीच में अटक से गए हैं। कुछ लोगों के तो एग्ज़ाम्स भी पूरे नहीं हुए थे, कुछ एग्ज़ाम्स अभी रह गए हैं। आज भी मैं CBSE के जो हेड हैं उनकी बातें सुन रही थी, तो वो कह रहे थे कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, अगर 10-15 दिन का समय भी उनको मिला, तो वो जो बचे हुए एग्ज़ाम्स हैं वो लोग कंडक्ट करा लेंगे, पूरे हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से हताश नहीं हो, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ताकि बिल्कुल भी एकदम से दिमाग से सब कुछ साफ ना हो जाए, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही होता था। अगर मैंने थोड़े भी दिन पढ़ाई छोड़ दी तो सब गायब होना शुरू हो जाता था। इसलिए पढ़ते रहिए, मेरे ख्याल से उससे थोड़ा सा मेमोरी ब्रश्ड अप रहती है और एकदम से सब कुछ नया नया नहीं लगता। ज़रूर ये है कि ऐसा लगता है कि कब तक पढ़ते रहें, और एक अनसर्टेनिटी की फीलिंग है जो मैं समझ सकती हूँ, ज़रूर है, लेकिन इस वक्त और कोई रास्ता भी नहीं है। तो पॉजिटिव रहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें भी और पढ़िए, उससे आपकी जनरल नॉलेज बढ़ेगी, क्योंकि आप सारे टाइम पढ़ाई भी नहीं कर सकते, वो बहुत बोरिंग हो जाता है, मैं समझ सकती हूँ। तो और भी अच्छी अच्छी चीज़ें, और देखिए जो ये बच्चों का वर्ग होता है 10 साल के, 12 साल के, मैं उन सब लोगों को ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखिए, हिस्ट्री के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज़ देखिए, ज्योग्राफी के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज़ देखिए, और भी जो अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर देखिए, क्योंकि शायद आपको कभी इतना वक्त नहीं मिलता होगा ये सब चीज़ें देखने का। और जब आप देखते हैं तो उससे हमें और भी अच्छी चीज़ें समझ में आती हैं। और जो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं वो बहुत मेहनत करके, बहुत रिसर्च करके तब बनाई होती है, तो उनमें से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये समझिए कि 10 किताबें पढ़ने के बराबर होता है एक डॉक्यूमेंट्री देखना, क्योंकि वो इतनी मेहनत से रिसर्च करके बनी होती है। तो मैं आपको ज़रूर ये बात बोलूँगी कि देखिए ये सब चीज़ें, इस टाइम का सदुपयोग करिए, उससे आपको टेंशन भी कम होगी, आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी, आपको भी अच्छा लगेगा, और बाकी अपने जो कैरिकुलम की किताबें हैं वो तो ज़रूर पढ़ते रहिएगा। इसके साथ यहाँ पर सोनू कुमार, सुखबीर सिंह संग्रोया, पीके दास पूछ रहे हैं कि प्लाज्मा थेरेपी कितनी इफेक्टिव है। देखिए, प्लाज्मा थेरेपी को अभी जो यूज़ किया जा रहा है वो यूज़ किया जा रहा है ज़्यादा सिक पेशेंट्स में, जो अभी क्रिटिकल हैं, यानी कि जो ICU में हैं या वेंटिलेटर पर हैं, अभी पहले उनको प्लाज्मा थेरेपी देकर देखा जा रहा है। प्लाज्मा थेरेपी में हम क्या करते हैं, प्लाज्मा थेरेपी में जो व्यक्ति
ठीक हो गया है कोरोना वायरस इन्फेक्शन से, जो कि अब जिसको संक्रमण नहीं रहा, जिसके शरीर में एंटीबॉडीज बन गई हैं, जो स्वस्थ हो गया है, उसके शरीर से इन एंटीबॉडीज को निकाला जाता है और ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसका शरीर कोरोना वायरस इन्फेक्शन से लड़ नहीं पा रहा है, जो जूझ रहा है, जिसकी जान पर बनकर आई है और जिसके ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो रही है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो रहा है, या वो वेंटिलेटर पे चला गया है, या उसके लिए डेली की एक जद्दोजहद है कोरोना वायरस इन्फेक्शन से लड़ना। तो इस तरह के जो मरीज हैं उनको ये एंटीबॉडीज, जो ठीक हो गया है व्यक्ति, उससे निकाल करके दी जाती है और फिर देखा जा रहा है कि ये जो एंटीबॉडीज हम निकालते हैं, देखिए एंटीबॉडीज ही हमारे शरीर में, ये समझ लीजिए कि जो हमारे शरीर की जितनी भी ये वो होता है, जिस तरह से मान लीजिए कि मिसाइलें होती हैं, गन्स होती हैं, जो भी ये वॉर के वेपन्स होते हैं, हमारे शरीर में जो इन सब इन्फेक्शन से लड़ता है उसे हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। तो ये एंटीबॉडीज निकाल करके एक और व्यक्ति को दे दी जाती हैं जो कि उस वक्त कोरोना वायरस इन्फेक्शन से लड़ रहा होता है और देखा गया है कि उसको इससे फायदा होता है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि प्लाज्मा थेरेपी में जो हम बात कर रहे हैं कि जो स्वस्थ हो गया है कोरोना वायरस संक्रमण से, उससे कैसे एंटीबॉडीज को निकाल करके दूसरे को दिया जाता है, ये भी मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगी कि कैसे करते हैं। इधर सुल्तानिया घियासुद्दीन भी हमसे जुड़ गए हैं। वो कह रहे हैं कि शायद प्लाज्मा थेरेपी इसका क्योर हो। देखिए अभी प्लाज्मा थेरेपी जब देते हैं तो साथ में बहुत सारा सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी देते हैं, तो अभी बहुत जल्दी होगा ऐसा कहना, लेकिन डेफिनेटली जो बहुत ज़्यादा सिक है मरीज, उनमें प्लाज्मा थेरेपी दे करके देखा जा रहा है कि उनमें इससे फायदा हो रहा है। इसके बाद विकास कुमार हमसे पूछ रहे हैं लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा। राजू कुमार, रविंदर कुमार, उमेश शर्मा, उमेश सेमोन हमसे जुड़े हैं। देन शास्त्री राजभाई भट्ट, वो कह रहे हैं कि इसका इलाज है आयुर्वेद में, तो ये अच्छी बात है। इधर गौरव आनंद जुड़ गए हैं हमसे, पीके पठान, शिव विजय तोमर, सुधीर कुमार, वो भी पूछ रहे हैं कि कितना कारगर है ये प्लाज्मा थेरेपी। देखिए अब कैसे निकालते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, और मेरे ख्याल से बहुत सारे हमारे यहाँ पर ऐसे श्रोता भी होंगे जुड़े हुए जिन्होंने ब्लड डोनेट किया होगा, कभी ना कभी आपने अपना खून दान दिया होगा, तो आप समझ सकते होंगे इसको। लेकिन वैसे भी बाकी लोग भी जानते हैं कि ब्लड डोनेशन किस तरह से होता है। उसमें आपको एक काउच पे लिटाया जाता है, फिर आपको कैनुला लगाते हैं और उससे आपके खून को निकाल लेते हैं, जितना उन्हें चाहिए होता है उतना खून निकाला जाता है और उसको फिर टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। तो इस तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। इसी तरह से प्लाज्मा थेरेपी भी होती है। जिस व्यक्ति के अंदर एंटीबॉडीज हम मान के चल रहे हैं कि ये स्वस्थ हो गया है कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बाद, उसका खून निकालते हैं बाहर, और खून निकाल करके यहाँ थोड़ा फर्क ये होता है कि जो खून के अंदर हमारे दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जिसमें हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसीज होती हैं, जिसकी वजह से लाल रंग दिखाई देता है खून का, और एक खून का हिस्सा होता है जो पीले रंग का होता है, जो कि जिसको कि हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो जब खून पूरा का पूरा बाहर निकाल लेते हैं, फिर उसको मशीन में सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज जब करते हैं तो नीचे का जो हिस्सा होता है, वो लाल हिस्सा जो आरबीसीज होती हैं वो नीचे आ जाती हैं, और ऊपर का जो हिस्सा होता है वो प्लाज्मा पीले पीले रंग का दिखता है, गाढ़े पीले रंग का, उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। जो एंटीबॉडीज होती हैं वो प्लाज्मा में इस पीले हिस्से में होती हैं, और जो लाल हमारे आरबीसीज सेल्स होते हैं वो नीचे के हिस्से में। तो जिस व्यक्ति से हमने ये खून निकाला उसमें से हम प्लाज्मा तो निकाल के अलग कर लेते हैं, लेकिन जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो खून है, वो वापस शरीर में डाल दिया जाता है। यानी कि हमें उन आरबीसीज की जरूरत नहीं है, तो वो व्यक्ति के शरीर में वापस डाल देते हैं, केवल प्लाज्मा उसमें से निकाल लेते हैं। और एक व्यक्ति 2 लोगों के लिए प्लाज्मा आसानी से दे सकता है। और क्योंकि इस प्रोसीजर में हम आरबीसीज शरीर में वापस डाल देते हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति हफ्ते में 2 बार आसानी से अपना प्लाज्मा दे सकता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी दोबारा बन जाता है, इसमें उतना वक्त नहीं लगता शरीर में दोबारा बनने में। तो जो व्यक्ति दे रहा है उसको कोई ऐसा नुकसान नहीं होता ये एंटीबॉडीज देने में। तो ये एक अच्छा सेफ प्रोसीजर है कि जिस व्यक्ति को जो ठीक हो गया है उससे हमने एंटीबॉडीज निकाली, और फिर ये एंटीबॉडीज हमने ऐसे व्यक्ति को दे दी जो कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन से संक्रमित है।
इसके बाद यहाँ पर फ्रांसिस गिल पूछ रहे हैं कि इसकी मेडिसिन कब तक आएगी। देखिए फ्रांसिस जी, अभी बहुत सारे रिसर्च पूरे विश्व में चल रहे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पे चल रहे हैं। और अगर आप कल हमारे साथ जुड़े हो तो कल हम रेमडेसिविर की भी बात कर रहे थे, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, जिलियाड उसकी ड्रग है जिसके ऊपर ट्रायल चल रहा है। और कल हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे कि शायद ये वो दवा हो सकती है जिसकी वजह से कोरोना वायरस को ठीक किया जा सके। लेकिन कल ही एक और स्टडी का रिजल्ट भी आया है जिलियाड के ऊपर ही, इसी रेमडेसिविर के ऊपर, जिसमें कि उन्होंने 237 लोगों के ऊपर ये ट्रायल स्टार्ट किया था, लेकिन उन्हें अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है इसके साथ। तो उन्हें बीच में ही इस ट्रायल को रोकना पड़ा। और उन्होंने ये भी लिखा है कि इस दवा की वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स भी मरीजों में देखे और इसीलिए उन्हें बीच में ट्रायल रोकना पड़ा। लेकिन इसी दवा के ऊपर और भी जगह जगह ट्रायल्स चल रहे हैं, तो अभी वो वेट कर रहे हैं कि और जगह से ट्रायल्स के कैसे रिजल्ट आते हैं, उसके बाद ही देखा जाएगा कि क्या रेमडेसिविर वो दवा हो सकती या नहीं। पर ज़रूर ये एक थोड़ी सी नकारात्मक खबर आई रेमडेसिविर के बारे में कि इस ट्रायल से कुछ ज़्यादा रिजल्ट नहीं सामने आए, बल्कि साइड इफेक्ट्स हुए पेशेंट्स को। इसके बाद हमारे साथ यहाँ पर अफसर जुड़ गए हैं, कुसुमलता, मनीष कुमार, वो भी प्लाज्मा थेरेपी के बारे में पूछ रहे हैं। तो देखिए मैं बता रही हूँ यहाँ से, और जिस तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है, जिस तरह से खून देते हैं, खून चढ़ाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह का प्रोसीजर होता है ये। और जिस व्यक्ति से प्लाज्मा लिया जाता है, जिस व्यक्ति से एंटीबॉडीज लेते हैं, उस व्यक्ति के खून पे फिर वही टेस्ट किए जाते हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, एड्स। जिस तरह से खून जब लेते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तब ये वाले टेस्ट किए जाते हैं कि खून से ये संक्रमण किसी दूसरे व्यक्ति को ना चला जाए। तो उसी तरह से प्लाज्मा के ऊपर भी ये सारी जांचें की जाती हैं, उसके बाद दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। और इसमें भी मैचिंग की जाती है। जिस तरह से हम खून को देने से पहले ब्लड ग्रुप्स वगैरह मैच करते हैं, उसी तरह से प्लाज्मा देने से पहले भी मैचिंग भी की जाती है। तो ये सारी चीजें करने के बाद ही जो व्यक्ति का प्लाज्मा होता है वो ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो कि ज्यादा बीमार है और कोरोना संक्रमण से ICU या वेंटिलेटर वगैरह पे है। इसके बाद हमारे साथ यहाँ पर फर्ज आनंद अली जुड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो हिमाचल में हैं और अपने घर जाना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि हम 50 लोग हैं। देखिए फरजानंद अली जी, मैं आपसे ज़रूर बोलूँगी कि आप किसी तरह से प्रशासन के संपर्क में आइए, पुलिस वालों को बताइए। और अभी बहुत सारे राज्य ये कोशिश कर रहे हैं कि जो माइग्रेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य जाना चाहते हैं, उनकी मदद की जा रही है। हो सकता है कि सबको इकट्ठे ना ले जाया जा सके, लेकिन कुछ कुछ थोड़े थोड़े करके उन सबको उनके जगह तक पहुंचाया जा रहा है। तो आप जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, जो स्टेट के नंबर्स हैं, उन पर कॉन्टैक्ट करिए ताकि आपको ये राहत मिल सके। इसके बाद राजेंद्र लखारा हमसे पूछ रहे हैं कि क्या होता है प्लाज्मा थेरेपी, और उम्मीद है कि आपको इसका जवाब मिल गया होगा यहाँ पर। देन सुषा मनेंद्र शर्मा भी हमसे जुड़े हैं, निर्मत सिंह आहूजा, इधर शशि गाबा, मुकेश मीना, वसीम खान, RK पठान, सुल्तान गहसुद्दीन, राजेंद्र लखारा, ये सब लोग हमसे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ अगर कोई प्रश्न भी मुझे यहाँ पर दिख जाता है तो मैं वो भी लेने की कोशिश करूँगी। और ज़रूरी नहीं है कि प्लाज्मा थेरेपी से जुड़ा ही आपका प्रश्न हो। अगर आपका कोरोना वायरस से जुड़ा कोई भी प्रश्न है तो आप बेझिझक मुझे यहाँ पर लिखकर भेज दीजिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके बाद हमारे साथ हैं, मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि कोई सवाल मुझे यहाँ पर मिल जाए, मुकेश पोद्दार, रविंद्र कुमार, ये सब हमसे जुड़े हुए हैं, गोविंद दास, RK पठान, शिव विजय तोमर, और यहाँ पर है परमार, मोहम्मद मुशीर। और जिस तरह से अब आप देख रहे हैं विश्व में कोरोना वायरस का कहर ठहर नहीं रहा है और काफ़ी आगे बढ़ गया है। 27 लाख लोग इस वक्त, देखिए 27,26,000 लोग विश्व में इस वक्त कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और लगभग 2 लाख के करीब डेथ का आंकड़ा पहुंचने वाला है। 1,91,000 ऑलरेडी ये हो चुका है। तो कभी भी ये उस मेरे ख्याल से फिगर को टच कर लेगा, क्योंकि अभी 60,000 ऐसे लोग हैं जो कि सीरियस हैं या ICU में भर्ती हैं पूरे विश्व में का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ। और उधर अमेरिका में भी इसका सिलसिला रुक नहीं रहा है। अभी पिछले 24 घंटे में भी बहुत सारी डेथ्स, मेरे ख्याल से 1500 के करीब डेथ्स अमेरिका में हुई हैं। और देखिए अमेरिका का आंकड़ा भी अगर हम देखें तो वो 9 लाख के करीब पहुँचने वाला है। 9.25 लाख केसेस अमेरिका में ऑलरेडी डायग्नोज हो चुके हैं। इधर स्पेन का भी आंकड़ा रुक नहीं रहा है, 2,13,000 लोग
इधर इटली भी 2 लाख के आसपास ऑलमोस्ट पहुंच गया है। फ्रांस और जर्मनी 1.5 लाख के केसेस हो चुके हैं और यूके भी 1,38,000 केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं। और हमारे भारत में भी आप जानते हैं कि हम 22,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। यहाँ पर भी केसेस अभी पिछले कुछ समय में अगर आपने देखा हो, देखिए भारत में अब पिछले 1 हफ्ते में अगर हम देखें तो एवरेज अगर हम निकालें तो डेली हमारे यहाँ 1300-1400 लोग पॉजिटिव हर 24 घंटे के अंदर आ रहे हैं। और इसी से मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा है कि क्या भारत की स्थिति कंट्रोल में है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हम इतने सारे केसेस बढ़ते हुए देख रहे हैं तो हमारे भारत का भी हाल खराब है। तो मैं आपको यहाँ पर ये ज़रूर बता देती हूँ कि ज़रूर हम केसेस बढ़ते हुए देख रहे हैं, क्योंकि अब 16% तक केसेस बढ़ गए हैं। यानी कि जो पिछले जब हमने लॉकडाउन लगाया था उस समय से अगर हम अभी तक देखें तो हमारे 16% इंक्रीज हुए हैं केसेस, लेकिन वहीं हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी भी 24% बढ़ गई है। यानी कि हम बहुत ज़्यादा अब टेस्टिंग भी कर रहे हैं और हमने लगभग 5 लाख के करीब लोगों के टेस्ट ऑलरेडी कर लिए हैं भारत में। तो ये एक बड़ा अमाउंट है, बड़ी वैल्यू है। मतलब हमने काफ़ी सारे टेस्ट, हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी अब 325 लैब्स हैं पूरे भारत में जो कोरोना वायरस की टेस्टिंग कर रही हैं। तो हमारी ये कैपेसिटी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन वहीं एक अच्छी बात ये है कि हमारा जो डबलिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यानी कि जो 22,000 की फिगर है वो अचीव करने में हमें 9 दिन लगे। यानी 9 दिन में हमारे केसेस 11,000 से 22,000 हुए हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है इस सेंस में कि अगर दिन ज़्यादा लगते हैं किसी भी चीज़ को, देखिए डबल हो रहे हैं, केस बढ़ रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन अगर समय ज़्यादा लगता है इस डबलिंग में, अगर वक्त ज़्यादा लगता है तो इसका मतलब होता है कि सिचुएशन हमारे काबू में है। जब इटली, जर्मनी और यहाँ पर बहुत बुरी तरह से केसेस बढ़ रहे थे तो उनका डबलिंग रेट 3 दिन से भी कम हो गया था, कहीं कहीं तो 2 दिन हो गया था। यानी कि 2 ही दिन में केसेस डबल हो रहे थे, 3 दिन में केसेस डबल हो रहे थे। और वो एक खतरनाक जोन होती है, वहां पर जब आप एक बार पहुंच जाएं तो फिर केसेस बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिस तरह से हमने दूसरी कंट्रीज में देखा। लेकिन हमारे इंडिया में अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ केसेस लगभग 8 या 9 दिन पे जाकर डबल हो रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा रेट माना जाएगा। इसे बहुत कंट्रोल्ड रेट माना जाएगा। यानी कि जो हमारे यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं उन पर हमारा काबू है, जो केसेस हैं उनको हम डील कर पा रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल्स इस तरह से ओवरफ्लो नहीं हो रहे हैं कि वो मरीज आ रहे हैं और देख नहीं पा रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है मरीजों को कहाँ रखें, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो भारत में जो केसेस हैं उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है और इसीलिए हमारा रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ जो ठीक होने वाले मरीज हैं वो बहुत ज्यादा है और हमारे यहाँ डेथ रेट भी बहुत कम है। जबकि और कंट्रीज में अगर आप देखें तो वहाँ डेथ रेट बहुत हाई है, लेकिन हमारे इंडिया में इसीलिए मोर्टेलिटी भी कम हो रही है, क्योंकि केसेस उस रफ्तार से नहीं आ रहे, इसलिए हमारा हॉस्पिटल उनको पूरा ट्रीटमेंट दे पा रहा है, उनकी तरफ पूरा ध्यान रख पा रहा है उनका। तो ये एक अच्छी बात है जो हमें समझनी चाहिए जरूर से। इसके साथ हमारे साथ यहाँ पर राजेंद्र लखारा जुड़े हैं, वो भी प्लाज्मा थेरेपी के बारे में पूछ रहे हैं। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। शशि गाबा, मुकेश मीना, मूलाराम प्रजापत, वसीम खान, बहुत सारे लोग हमसे यहाँ पर जुड़ रहे हैं। गुरप्रीत भाटी पूछ रहे हैं कि क्या नेजल स्प्रे से कोरोना से आराम मिलता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है गुरप्रीत जी। और नेजल स्प्रेज वगैरह 2-3 तरह के होते हैं। कुछ होते हैं जो केवल सलाइन नेजल स्प्रेज होते हैं, जो जैसे नाक बंद वगैरह हो जाती है, साधारण सीजनल फ्लू वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं। कुछ होते हैं जो स्टेरॉइड्स होते हैं जिनमें, तो जिनको एलर्जिक राइनाइटिस वगैरह होती है, जिनको लंबे समय से ये बीमारी चल रही होती है, उन लोगों में इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन कोरोना वायरस से ऐसा कोई आराम मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर किसी को भी कोरोना वायरस संक्रमण का अंदेशा है, उन्हें लगता है कि उन्हें कोरोना वायरस के लक्षण हैं, तो उन्हें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और खुद से ट्रीटमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसे में आप डॉक्टर से संपर्क करिए, उनको अपने लक्षण बताइए, उनको अपनी हिस्ट्री बताइए, फिर वो डिसाइड करेंगे कि आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है या नहीं। और अगर उन्हें लगता है कि हो सकता है तो फिर वो आपके लिए ब्लड टेस्ट वगैरह कैसे होने, ये सारा आपको रास्ता बताएंगे, सुझाएंगे कैसे करना है, क्या दवाइयाँ लेनी है, वो भी आपको वो पूरा बताएंगे। तो कोई भी दवा अभी अपने आप लेना कभी भी सही नहीं होता। और देखिए, इतने समय से हम लोग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के बारे में सुन रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी इतनी बार हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के बारे में बोल चुके हैं। हमारे भारत से इतनी जगह जगह एक्सपोर्ट हुआ है, अमेरिका ने भी हमसे इतनी सारी दवाइयाँ ली हैं। तो
देखिए, अब अभी लेटेस्ट एक स्टडी आई है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के ऊपर, और वो अमेरिका में ही हुई स्टडी है। उन्हीं के नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट से स्टडी आई है और उन्होंने बोला है कि हमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन से कोई फायदा नहीं दिखा है। तो जब तक कि स्टडीज नहीं हो जाती, जब तक कि ये प्रूव नहीं हो जाता कि कोई दवा अच्छी है या नहीं है, उसका फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, बल्कि उन्होंने स्टडी में यहां तक बोला है कि हमें इससे कुछ पेशेंट्स में साइड इफेक्ट्स दिखे, क्योंकि हमने भी आपको कई बार पहले ये बताया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो होती है वो हमारे दिल पर, हमारे हार्ट पर बुरा असर कर सकती है। और उन्होंने भी ये देखा कि जिन लोगों को उन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दी उसमें से कई सारे लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स हुई, हार्ट ब्लॉक तक हो जाता है, इसकी वजह से इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है। इसीलिए हम आपको बार बार ये बात बोलते हैं कि कोई भी दवा अपने आप नहीं खानी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के बारे में इतनी सारी बातें हो रही हैं तो हम लोग अपने आप खा लें, केमिस्ट के यहाँ जा जा के लोग खरीदने लगे। ये कभी भी नहीं करना चाहिए। देखिए, आज अमेरिका की ही स्टडी है जो कह रही है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन से हमें कोई फायदा नहीं दिखा। जरूर अभी और स्टडी करने की जरूरत हो सकता है कि किसी और स्टडी में, जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के ऊपर अभी विश्व भर में ट्रायल्स चल रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में कोई और स्टडी कहे कि हमें इससे अच्छा रिजल्ट मिला है। लेकिन अभी तक जो रिजल्ट आ रहे हैं उनसे ज्यादातर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन से कोई फायदा नहीं दिख रहा है। इसलिए किसी को भी कोई भी दवा अपने आप से बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि क्या साइड इफेक्ट्स दवा के हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपको वो नुकसान दे रही होगी, जबकि आप सोच रहे हैं कि आप कोरोना से संक्रमण से बचने के लिए इसको खा रहे हैं। इसीलिए हम बार बार आपको ये सलाह देते हैं कि कोई भी दवा अपने आप मत खाइए। जो भी वर्ल्ड में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो भी कोरोना वायरस के बारे में रोज रोज खबरें आती हैं, चाहे वो सही अच्छी हो, बुरी हो, पॉजिटिव न्यूज आई हो, नेगेटिव न्यूज आई हो, जो भी हो, हम आप तक वो सही खबर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। न्यूज 24 भी दिन रात आपको कोरोना वायरस के ऊपर सही सही जानकारियां देने की कोशिश करता है। तो सही जानकारियों को जानिए और गलत बातों को, अफवाहों को मत सुनिए और उनके ऊपर विश्वास मत करिए, और अपने आप से पैनिक में कोई डिसीजन मत लीजिए, पैनिक में कोई दवा मत खाइए। ये कभी भी फायदा नहीं करता है। तो हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयां खानी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं जुबैर अली मोहम्मद। वो कह रहे हैं कि केरला में काफ़ी अच्छी स्थिति है, और सही कहा है आपने, केरला ने काफ़ी अच्छा नियंत्रण इस वक्त कोरोना वायरस इन्फेक्शन पर करा हुआ है। और वहाँ पर उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में कोविड सेंटर्स बनाए हुए हैं जहाँ पर लोग जाकर के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, दिखा सकते हैं अपने आप को। और केरला ने बहुत जल्दी लॉकडाउन भी स्टार्ट कर लिया था और बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी स्टार्ट कर ली थी। बहुत जल्दी लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया था जिनको कोरोना वायरस संक्रमण हो, क्योंकि केरला से बाहर से बहुत सारे लोग आए थे शुरू में, और इस वजह से वहाँ पे जो भारत के सबसे पहले केसेस थे, शुरुआती केस थे, वो केरला में ही मिले थे। और केरला में ही उन्होंने बहुत जल्दी इसको एक्टिवली इनिशिएट कर लिया था सारे मेजर्स को, और उसी की वजह से आज केरला में बहुत कम केसेस हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे भारत में केरला में इस पर काबू पाया जा रहा है। और पहले भी जब वहाँ निपाह वायरस फैला था केरला में, तो उन्होंने इस पूरे, तब भी उन्हें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी थी, तब भी उन्होंने लोगों को आइसोलेट किया था, क्वारंटीन करा था। तो इसका भी एक्सपीरियंस उनको बहुत अच्छा था, और उन्होंने इस पूरे एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से अभी कोरोना वायरस के लिए भी यूज किया है। इधर डीके यादव और शाहबाज आलम हमसे जुड़ गए हैं। इधर हमसे नरसिंहा राउत हमसे जुड़े हैं। वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ सकता है या नहीं। देखिए, जहां तक हम लोगों को इस तरह से लग रहा है अब कि लॉकडाउन ऐसे पूरे भारत के लिए शायद नहीं बढ़ेगा। अब जो लॉकडाउन होगा वो स्ट्रैटेजिकली चलेगा। जिस तरह से अभी की सिचुएशन है कि जहां रेड जोन्स हैं उनको तो बंद रहना ही पड़ेगा, और हॉटस्पॉट्स वगैरह को खुलने में वक्त लगेगा, क्योंकि हॉटस्पॉट्स में जब तक आखिरी केस जो पॉजिटिव डिटेक्ट होता है उससे भी 28 दिन जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक ये हॉटस्पॉट्स नहीं खोले जाएंगे। तो जहां जहां भी हॉटस्पॉट्स हैं वहां आप समझ सकते हैं कि अभी लड़ाई लंबी है, अभी लॉकडाउन लंबा है, वहां पर लंबा चलेगा वहां पर। लेकिन जहां जहां भी केसेस नहीं है, जो ग्रीन जोन्स हैं, उम्मीद है कि वहां पर रिलैक्सेशंस होंगे। और अभी आपने देखा भी है कि जो पहले शुरू में रिलैक्सेशंस दिए गए थे उनकी सीमा भी और बढ़ा दी। अब और रिलैक्सेशंस गवर्नमेंट ने इन जगहों पर दिए। हमने आपको एक आध दिन में बताया भी था पिछले कि और रिलैक्सेशंस इन जगहों को मिल गई हैं, और भी तरह की दुकानों को खोलने की परमिशन मिली है। तो धीरे धीरे जो ग्रीन जोन्स हैं उनमें रिलैक्सेशंस को बढ़ाया जा रहा है, और धीरे धीरे वहां जीवन सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। तो जहां तक है, इसी तरह के मॉडल को लग रहा है कि आगे भी चलाया जाएगा। लेकिन अभी आप जानते हैं कि अभी और दिन है,
अभी लॉकडाउन खत्म होने में और ये वाला एक हफ्ता कैसा रहता है, कितने आंकड़े आते हैं हमारे, कहीं बहुत ज़्यादा हॉटस्पॉट सामने तो नहीं आ जाते, या किस तरह से अभी देखिए तबलीगी के भी केसेस दिन ब दिन सामने आ रहे हैं। तो अभी बहुत कुछ चल रहा है, तो मेरे ख्याल से एक एक दिन इस वक्त इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से एक एक दिन अनफोल्ड होता है इस पर भी नज़र रहेगी, और इन सब चीज़ों से भी जो डिसीजंस हैं गवर्नमेंट के वो उस पर डिपेंड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारे साथ हैं गुरमीत सिंह, प्रवीण राव और परमार, एस परमार। वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी डेज इट कैन कंट्रोल। आप किसके बारे में पूछ रहे हैं मुझे अभी ठीक से समझ नहीं आ रहा है। तो इधर शिव शर्मा, दिकपाल नेगी, राजेंद्र लखारा और इधर शशि शेखर भी पूछ रहे हैं कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। इधर धर्मेंद्र यादव, मोहित राठौर, ऋषि मिश्रा वो भी यही पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है 3 मई को लॉकडाउन खुल जाएगा या नहीं। और ये बात मैं समझ रही हूँ कि हर कोई इस वक्त बस यही चाहता है कि लॉकडाउन खुल जाए, सब लोगों का सब्र खत्म हो रहा है और परेशान हो गए हैं सब लोग घर में। लेकिन हम लोगों को ये समझना तो ज़रूरी होगा ही होगा कि कोरोना वायरस का संक्रमण खत्म नहीं हो रहा है। 3 मई को भी कोरोना वायरस का संकट हमारे सर पे से टला नहीं है, वो वैसे का वैसा ही है, ये ज़रूर है। और देखिए लॉकडाउन के हमें बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। लॉकडाउन से हमारा जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है वो भी ब्रेक हुआ है, हमारी जो स्पीड है केसेस आने की वो भी बहुत कम है, नहीं तो हमारा हाल स्पेन इटली जैसा हो जाता, वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस समय ये जो समय था ये हमारे प्रशासन को समय मिला है और हॉस्पिटल्स को दुरुस्त करने के लिए, आइसोलेशन बेड्स बनाने के लिए, पीपीईज जो डॉक्टर्स के लिए चाहिए उनको प्रोक्योर करने के लिए, हमारे जो वेंटिलेटर्स वगैरह हैं उनको दुरुस्त करने के लिए और वेंटिलेटर्स ला करके रखे गए ताकि अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है कि बहुत सारे केसेस अचानक से सामने आ गए तो उनको हम हैंडल कर पाए, एकदम से हम लोग के यहाँ पैनिक सिचुएशन ना हो जाए कंट्री में कि कहाँ ले जाएं इनको, कहाँ ट्रीटमेंट दें। अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब हमारा भारत बहुत कंट्रोल्ड और ऐसी सशक्त हो गया है। हमारे हॉस्पिटल्स, अब हमारे पास लगभग 2 लाख आइसोलेशन बेड्स हैं जो, और उसके अलावा 2.25 लाख हमारे पास क्रिटिकल बेड्स भी हैं। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं उनको सशक्त किया गया है, उनको स्ट्रॉन्ग किया गया है, ताकि अगर कोई भी ऐसी विपदा आती है, कल की तारीख में अगर कहीं भी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा कोरोना के पेशेंट्स आ गए या अचानक से एकदम जंप आ गया, तो हम उनको हैंडल कर पाएंगे। हमारी हालत ऐसी नहीं हो जाएगी कि इनको कहाँ रखें, कैसे बचाएं, और मोर्टेलिटी रेट हमारा नहीं बढ़ेगा, वो कंट्रोल्ड रहेगा। तो ये जो सारा समय मिला, और देखिए टेस्टिंग कैपेसिटी भी हमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जितने भी हमारे यहाँ टेस्ट हो रहे हैं, जितनी भी हमारे यहाँ टेस्टिंग हो रही है, उसमें जो हमारा पॉजिटिविटी रेट है वो बहुत कम है, यानी कि केवल 4.4% केसेस भारत में पॉजिटिव आ रहे हैं। तो जब लोग ऐसा बोलते हैं कि टेस्टिंग कम हो रही है, टेस्टिंग और ज्यादा होनी चाहिए, तो वहीं पर लोगों को यह समझना भी जरूरी है कि हमारे यहाँ पॉजिटिविटी रेट भी बहुत कम है। अगर हम और कंट्रीज से अपना कंपैरिजन करें तो भारत में केवल 4.4% केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, जबकि अमेरिका में यही दर 18% के आसपास है। और उसके अलावा डेनमार्क, अगर हम उधर देखें, नीदरलैंड्स वगैरह की तरफ देखें, फ्रांस की तरफ देखें, इटली की तरफ देखें, तो उनका बहुत ज्यादा, उनका 40 के आसपास ये आंकड़ा चल रहा है। तो उधर बहुत ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, यूके में बहुत ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, लेकिन हमारे भारत में अभी भी केसेस जो हैं वो बहुत कम है। 4.4% के आसपास हमारा पॉजिटिविटी रेट है। तो कहीं ना कहीं हम सभी लोगों की इम्यूनिटी, हमारी जीन्स, शायद हमें जो BCG वैक्सीनेशन लगा हुआ है, इन सब चीजों के ऊपर अब रिसर्च चल रही है, ट्रायल चल रहा है। ICMR भी BCG वैक्सीनेशन के ऊपर एक नया ट्रायल शुरू करने जा रहा है। उधर मेरे ख्याल से PGI में भी एक ट्रायल चल रहा है BCG वैक्सीन के ऊपर। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी शोध किया जा रहा है कि क्या वजह है हमारे भारत में, जो हमारे भारतीय हैं, क्या उनकी जीन्स में कुछ ऐसा है कि हमें कोरोना वायरस संक्रमण इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, हम लोग क्या उसको रेजिस्ट कर पा रहे हैं, क्या हमारी इम्यूनिटी में कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से हम लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण कम हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी अब ट्रायल चल रहा है, इनको भी, उनके ऊपर भी रिसर्च चल रही है कि वो क्या प्रोटेक्टिव एलिमेंट है जो हम भारतीयों को बचाया हुआ है। एक तरफ लॉकडाउन डेफिनेटली हमारा सबसे बड़ा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जिससे हमने इस इन्फेक्शन को बचा के रखा है और लोगों में नहीं फैल रहा है जिस तरह से और कंट्रीज में फैला। वहीं इसके ऊपर भी रिसर्च हो रही है कि क्या हमारी जीन्स में या हमें जो BCG वैक्सीन लगी हुई है उसकी वजह से भी हम लोग क्या किसी कुछ हद तक सुरक्षित हैं।
इसके साथ हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं कमल सिंह, इधर मोहित राठौड़ हमसे जुड़े हैं, इधर अनुनय सिंह वो पूछ रहे हैं कि कुछ गाइडलाइंस जारी होनी चाहिए जिससे आम जीवन में नागरिकों की जीवन रेखा धीरे धीरे ही चलती रहे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए अनुनय सिंह जी, और यही कोशिश भी की जा रही है, इसीलिए गवर्नमेंट ने भी 20 तारीख को ये जो रिलैक्सेशंस देने शुरू करे। उन्होंने बोला कि 20 अप्रैल से हम ऐसी ऐसी जगहों पर रिलैक्सेशंस देंगे जहां केसेस नहीं है, क्योंकि ये बात आप भी समझ रहे हैं कि जहां बहुत ज़्यादा केसेस हैं वहां रिलैक्सेशन देना तो मुनासिब है ही नहीं, किसी भी तौर पर वहां पर रिलैक्सेशन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तब तो कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से आग की तरह फैल जाएगा। तो जहां जहां नहीं है, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में कोई भी कोरोना वायरस केस सामने नहीं आया है पिछले 14 दिनों में, इस तरह के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां बिल्कुल भी कोरोना वायरस ने दस्तक नहीं दी है, वहां रिलैक्सेशन दिया जा रहा है और धीरे धीरे उसको बढ़ाया जा रहा है। एकदम से बिल्कुल ओपन नहीं करा जा रहा है, क्योंकि क्या पता वहां केसेस हों और अभी नजर में ना आए हों, इसलिए संभल करके धीरे धीरे ये सब स्टेप्स उठाए जा रहे हैं ताकि कहीं भी कोई गलती ना हो जाए, कहीं भी कोई लापरवाही ना हो जाए। इसलिए समझ के, वो कहते हैं ना, फूक फूक के पैर रखे जा रहे हैं। तो वही अभी तरीका अपनाया जा रहा है कि इतने समय जो सबने मेहनत करी है, जो हम सब लोगों ने लॉकडाउन लगाया है, अंदर घरों में रहे हैं, जो सबने मेहनत करी है, तपस्या करी है, ये उसका असर कहीं खत्म ना हो जाए, वो कहीं बेकार ना हो जाए, इसलिए प्रशासन भी धीरे धीरे कदम उठा रहा है। धीरे धीरे लॉकडाउन्स को खोला जा रहा है, जहां जहां पॉसिबल है वहां वहां खोला जा रहा है। तो मेरे ख्याल से हम सभी लोगों को इस वक्त सपोर्ट करना इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि हमारा प्रशासन बहुत सही कदम उठा रहा है, समय से कदम उठा रहा है, और हमें अपने प्रशासन का साथ देना है ताकि ये जो पूरी कोरोना से लड़ाई है वो सफल हो सके और हम सब लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, हमारे जो लव्ड वंस हैं, जो हमारा समाज है, जो हमारा प्यारा देश है, वो भी सुरक्षित रहे और हम विश्व के लिए मिसाल बने। इधर हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, ललित घिमरे और फनी बॉय मुना, राजेंद्र लाखरा, श्यामल ठुकराए, सचिन आहूजा, विक्की भोकर, और अब हमारा समय भी पूरा हो रहा है। तो और ज़्यादा जानकारियों के साथ कोरोना वायरस की मैं कल फिर आपसे मिलूंगी। तब तक आप लोग पॉजिटिव रहिए, अच्छे ख्याल लाइए मन में, अपने समय का सदुपयोग करिए, और मेरे ख्याल से इस तरह की अच्छी खबरें आती रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम लोगों का समय भी कट जाएगा और जल्दी जल्दी हम लोगों के ऊपर से ये संकट भी टल जाएगा। तो आप सबको आज के लिए मेरा नमस्कार। न्यूज़ 24 के फेसबुक और यूट्यूब पेज की तरफ से कल फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।